माय डियर व्यूअर्स, आज हम लोग यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस वीडियो सेशन में आप लोगों को वर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ब्स के बारे में बताएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे वर्ब्स की पहचान की बात आती है तो वर्ब्स को कैसे पहचानें। वर्ब्स को भिन्न भिन्न ग्राउंड पे, भिन्न भिन्न बेस पे, भिन्न भिन्न परिपाटियों में उसको विभाजित करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ब्स का विभाजन कैसे करें, किसी भी चीज़ों का विभाजन का क्या आधार होता है, क्या ग्राउंड होता है और उस ग्राउंड पे कैसे हम लोग उसका विभाजन करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का विभाजन का जो बेस है, जो ग्राउंड है माय डियर, वो है बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, स्वभाव के आधार पे। तो माय डियर, स्वभाव के आधार पे हम जब वर्ब्स का विभाजन शुरू करते हैं तो वर्ब्स को दो परिपाटियों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सेकंड जो है माय डियर वो है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम इसी को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को माय डियर हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मुख्य क्रिया। तो आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो वी आर कन्फर्म, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी संख्या 24 है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या फिक्स्ड है। तो ये हम लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। तो जहां पे जिस किसी भी शब्दों की, जिस किसी भी क्वालिटीज का, जो किसी भी चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी नंबर ही फिक्स्ड हो, उसकी संख्या ही फिक्स्ड हो, तब उसकी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन की कोई बात नहीं आती है। अतः हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हमें कोई स्पेशल रूल, उसको पहचानने के लिए कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल की, स्पेशल रिकॉग्निशन का कोई नियम का हमें जरूरत नहीं होगा, कोई फैक्ट्स की जरूरत नहीं होगी। चूंकि ये फिक्स्ड है, इसकी संख्या इतना ही होगी, 25वें नंबर पे कोई हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या 24 है वो कौन है। तो आइए माय डियर, जब नाउन का विभाजन हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में जब करते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड दो, तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारा 24 है। हेल्पिंग वर्ब को भी दो परिपाटियों में, दो विभागों में विभाजित करते हैं। वो कौन? तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। याद रहे, हेल्पिंग वर्ब का विभाजन हम दो प्लेटफॉर्म पे, दो ग्राउंड पे किए हैं। वो हमारा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी सहायक क्रिया और मॉडल सहायक क्रिया, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। आइए अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा जहां होती है तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या फिक्स्ड है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का संख्या है माय डियर 11 और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का जो संख्या है वो हमारा 13 है। दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 11 + 13 हमारा 24 दोनों मिलकर के आ जाता है। तो अब बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का संख्या हमारा 11 और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का संख्या हमारा 13 हो गया। आइए देखते हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स को, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से संबोधित करेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जानेंगे, और कैसे हेल्पिंग वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स बोलेंगे, मॉडल वर्ब्स बोलेंगे। आइए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में माय डियर हमारा सबसे जो फर्स्ट है वो है डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में है डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत 3 वर्ड आते हैं, डू, डीड और डज। डू, डीड और डज जो है डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के मेंबर हैं, सदस्य हैं। नेक्स्ट जो है हमारा माय डियर वो है बी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ये 5 वर्ड आता है, इज, आर, एम, वाज, वर, जो जनरली किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस एक्शन में यूज होते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन में जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज में लेते हैं, अप्लाई करते हैं। थर्ड है हमारा बीन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बीन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत 3 वर्ड आते हैं, हैज, हैव और हैड। तो आप काउंट कर सकते हैं, 3 यहां, 3 यहां, 3 और 3 6 और 5 यहां, 6 5 11, कुल मिलाकर के हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितने हो गए?
तो ये हमारा 11 हो गया। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना हुआ माय डियर? तो 11 हुआ, ध्यान देंगे 11 है। नेक्स्ट हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स का जो सेकंड परिपाटी है, जो सेकंड विभाग है, वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का संख्या हमारा फिक्स्ड है, वो है 13। वो कौन है? शैल, शैल का पास्ट फॉर्म शुड। नेक्स्ट है विल, विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड है। नेक्स्ट मे, और मे का पास्ट फॉर्म माइट। नेक्स्ट कैन, कैन का पास्ट फॉर्म कुड। देन मस्ट, नेक्स्ट है यूज टू, नेक्स्ट आउट टू, देन नीड, और लास्ट में हमारा डेयर है। आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल मिलाकर के मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारा 13 है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या हमारा 11 हो गया। कुल मिलाकर हेल्पिंग वर्ब की संख्या माय डियर मेरा क्या हो गया? 24 हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब तो कहीं किसी भी वाक्यों में या कहीं किसी भी जगह पे यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है, कहीं अप्लाइड है किसी भी वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअली किसी भी प्रकार का जो सेंटेंस डेवलप होता है, सेंटेंस जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का फीलिंग देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, उसका जो हमारा एक्शन हो रहा है उसका मोड बताने के लिए, उसकी स्टेट बताने के लिए, उसकी कंडीशन बताने के लिए। तो माय डियर हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग देखते ही पहचान जाएंगे, चूंकि इनकी संख्या बिल्कुल फिक्स्ड है और ये माइंड में रहने वाली बात है। एज यूजुअली हम लोग भिन्न भिन्न जगहों पे हर एक सेंटेंस में देखते, सुनते और पढ़ते हैं। तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड है वो हमारा है माय डियर मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब बोले या प्रिंसिपल वर्ब बोले, मतलब हो गया मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया। तो प्रधान क्रिया जो हमारा माय डियर मेन वर्ब जो है, इनकी संख्या फिक्स्ड नहीं है, इनकी संख्या डेफिनिट नहीं है, बहुत सारे मेन वर्ब हैं। तो समस्या यहीं पे क्रिएट होता है, प्रॉब्लम यही है कि हम मेन वर्ब को कैसे पहचाने, एग्जैक्टली एट अ ग्लांस, एक दृष्टि में मेन वर्ब को कैसे पहचाने। तो माय डियर इस सेशन का, इस वीडियो का हमारा लाइन ही है वर्ब एक दृष्टि में, मतलब वर्ब्स को एक दृष्टि में कैसे पहचाने। तो हेल्पिंग वर्ब्स तो अब एक दृष्टि में देखते ही आप लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और बिल्कुल कंफर्म्ड हो चुके हैं कि 24 ही हेल्पिंग वर्ब्स पूरी इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज और लिटरेचर में 24 ही है, इनकी संख्या फिक्स्ड है। नेक्स्ट अब बात आ रही है कि हम मेन वर्ब को कैसे पहचाने। तो आइए थोड़ा पहले मेन वर्ब का हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको पार्टिशनलाइज कर सकते हैं, मेन वर्ब को कैसे कैसे बांटते हैं, थोड़ा पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का पहचान बिल्कुल ही आसान है, एक दृष्टि में देखते ही, जैसे ही आंखों के सामने यदि मेन वर्ब आता है कहीं किसी भी जगह पे, तो उसको देखते ही हम लोग पहचान सकते हैं। बहुत ही इजी है, कूल कॉन्सेप्ट इसके लिए हम लोग लेकर के आए हैं। आइए सबसे पहले मेन वर्ब को जब नेचर के आधार पे बांटते हैं माय डियर, तो हमारा मेन वर्ब को नेचर के आधार पे दो परिपाटियों में विभाजित करते हैं। वो होता है हमारा ट्रांजिटिव मेन वर्ब और इनट्रांजिटिव मेन वर्ब। ट्रांजिटिव मेन वर्ब और इनट्रांजिटिव मेन वर्ब, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बोलने से क्या अभिप्राय है? सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के अ का मतलब होता है हिंदी में के बिना, बिना उसका, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब सकर्मक का मतलब ये हुआ, सकर्मक का अभिप्राय ये हुआ माय डियर कि वैसे मेन वर्ब, वैसे क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट का डिमांड करते हैं, जो अपने साथ कर्म को लेते हैं, उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इनट्रांजिटिव मेन वर्ब, मतलब दोज मेन वर्ब्स दैट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिन्हें किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जिस मेन वर्ब के साथ हम कर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसे इनट्रांजिटिव मेन वर्ब बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल आपके सामने है। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं भी हमारा मेन वर्ब अप्लाइड है, तो हम मेन वर्ब को कैसे पहचान जाएंगे कि यह हमारा सकर्मक है या कर्मक है। तो माय डियर जो हमारा वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उससे उस मेन वर्ब के रेफरेंस में व्हाट से जब सवाल करेंगे, व्हाट से जब सवाल करेंगे मेन वर्ब के रेफरेंस में, और यदि उसका आंसर आपको मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, तो वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। और यदि उसका रिप्लाई नहीं होगा, उसका जवाब नहीं मिलेगा, तो वो हमारा इनट्रांजिटिव मेन वर्ब होगा माय डियर। जैसे कोई कह रहा है कि वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल,
मीन्स हुआ कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब रेफरेंस हमें क्वेश्चन कहां से करना है, मेन वर्ब से करना है। व्हाट डू वी प्ले, हम लोग क्या खेलते हैं, तो इसका जवाब मिला क्या, फुटबॉल। तो आंसर हमें प्राप्त हो गया। आंसर प्राप्त हो गया मतलब ये हुआ कि प्ले जो है हमारा माय डियर ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। कोई कहता है दे आर ईटिंग समोसा, वे लोग समोसा खा रहे हैं। व्हाट आर दे ईटिंग, वे लोग क्या खा रहे हैं। व्हाट से हम हमारा जो मेन वर्ब है ईट जो है इसके परिपेक्ष में व्हाट से सवाल कर रहे हैं। व्हाट आर दे ईटिंग, वे लोग क्या खा रहे हैं, इसका जवाब मिला समोसा। तो मीन्स हमारा ईटिंग जो वर्ब है माय डियर वो क्या है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। कैसा मेन वर्ब है, ईट खाना, प्ले खेलना, ये हमारा मेन वर्ब तो है ही, लेकिन मेन वर्ब में कैसा मेन वर्ब है, तो ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। तो इस चीज को कंफर्म किया। नेक्स्ट सवाल उठ रहा है कि वैसा मेन वर्ब जिसका जवाब नहीं मिले, जब मेन वर्ब में व्हाट से सवाल करें, व्हाट के रेफरेंस में मेन वर्ब से जब सवाल करें, क्वेश्चन एराइज करें, उसकी यदि रिप्लाईमेंट नहीं हो, उसका आंसर नहीं मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे कोई कहता है सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। व्हाट डज सी रन, वो क्या दौड़ती है, तो क्या दौड़ती है इसका कोई जवाब नहीं हुआ। क्या दौड़ रहा है, क्या हंस रहा है, क्या चल रहा है, क्या रो रहा है, इसकी कोई जवाब नहीं आएगी। तो इसका जवाब नहीं आएगा। रन का जब हम व्हाट से रन के रेफरेंस में जब सवाल किए तो इसका जवाब नहीं मिला, मतलब रन जो है मेरा माय डियर इनट्रांजिटिव मेन वर्ब है। अब कह रहा है कि द चिल्ड्रेन laugh at me, बच्चे मुझ पे हंसते हैं। क्या हंसते हैं, इसका कोई जवाब मिल रहा है, क्या हंसते हैं, तो इसके लिए कोई जवाब नहीं, कोई आंसर हम लोग नो हाउ नहीं कर पा रहे, कोई आंसर हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में इस लाफ को इनट्रांजिटिव मेन वर्ब के श्रेणी में रखेंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल स्पष्ट हो पाए होंगे कि ट्रांजिटिव मेन वर्ब और इनट्रांजिटिव मेन वर्ब, किस प्रकार के मेन वर्ब को हम ट्रांजिटिव और किस प्रकार के मेन वर्ब को हम इनट्रांजिटिव मेन वर्ब बोलेंगे। ओके, तो यहां पे फाइनल है हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के आधार पर मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी चीजों का विभाजन हम मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसका एक ग्राउंड होता है, उसका एक आधार होता है, एक बेस होता है। उस ग्राउंड पे ही किसी भी चीज़ों की पार्टिशनलाइज होगी या किसी चीज़ों का क्लासिफिकेशन होगा, किसी चीज़ों का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग हमारा जो वर्ब है, वर्ब को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी सेपरेशन हो रही है टू काइंड्स में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो इसका बेस क्या है, इसका ग्राउंड क्या है, कौन से ग्राउंड पे हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बोल रहे हैं। अभी तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बोल रहे थे, फिर हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बोल रहे हैं। तो माय डियर हमारा जो वर्ब है, वर्ब की सेपरेशन की बात हो रही है। तो वहां पे वर्ब को नेचर के आधार पर, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसके आधार पे जब वर्ब का हम डिवीजन करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका सेपरेशन चाहेंगे, तो वहां उसके आधार पे हम दो भाग में बांटेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन वर्ब का जो यूज होता है, उसका जो अप्लाइड होता है, उसकी जो फंक्शन है, उसके आधार पे जब विभाजन करना होगा, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होगी, तो हम दो विभागों में बांटेंगे, जो है हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो माय डियर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसको बोलते हैं, तो फाइनाइट वैसे मेन वर्ब होते हैं, फाइनाइट वैसे वर्ब होते हैं जो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। द वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब्स चेंज करते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। बट द वर्ब दैट डज नॉट चेंज एज पर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो किसी वाक्य के सब्जेक्ट के हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं होता है, जिसमें कोई असर नहीं होता है, सब्जेक्ट से उसका कोई मतलब नहीं होता है, सब्जेक्ट के आधार पर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, हम वैसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। आइए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों के पास है, उस एग्जाम्पल से हम लोग बारी बारी से समझते हैं।
माय डियर, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, यू डोंट नो इट, आप इसे नहीं जानते हो। नेक्स्ट है ही डज नॉट नो इट, वह इसे नहीं जानता है। नेक्स्ट है दे डोंट नो इट, वे लोग इसे नहीं जानते हैं। माय डियर, तीनों ही एक प्रकार का सेंटेंस है, तीनों ही ऊपर का जो सेंटेंस है एक ही टेंस से, एक ही टेंस का जो काइंड्स है उसके प्लेटफॉर्म से बिलोंग करने वाला सेंटेंस है हमारा। अब इसमें दो प्रकार का वर्ब है, डोंट, डजंट, डोंट, नेक्स्ट है नो। ध्यान रहे कि हमारा जब सब्जेक्ट यू है तो डोंट अप्लाइड है, ही है तो डजंट अप्लाइड है, दे है तो डोंट अप्लाइड है। परंतु क्या यू, ही और दे के चेंज करने से, सब्जेक्ट के परिवर्तन से क्या नो पे कोई असर हुआ, कोई अफेक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट पड़ा? तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। तो माय डियर, जब वर्ब, ये सब्जेक्ट के परिवर्तन होने से जब वर्ब पे हमारा जो इफेक्ट पड़ता है तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट, और जो किसी तरह से कोई अफेक्टेड नहीं होता है वैसे को नॉन फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम किसे बोल पा रहे हैं, या नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को हम कैसे पहचान पाएंगे। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल आगे का जो 4 सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग और ही इज प्लेइंग। तो ध्यान रहे, राम जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है माय डियर। आई के लिए एक अपना स्पेशल हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एम, और ही के लिए इज लगा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज लगा हुआ है। तो देखिए यहां हमारा जो है जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज कर रहा है उस हिसाब से वर्ब का ये जो परिपाटी है ये चेंज हो रही है। तो ऐसे चेंज करने वाले जो वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में चेंज होते हैं ऐसे को फाइनाइट। लेकिन क्या यहां जो वर्ड हमारा प्लेइंग है, प्लेइंग भी वर्ब है, कोई भी सब्जेक्ट है लेकिन प्लेइंग पे कोई असर नहीं पड़ा, ये किसी तरह से इस पे कोई किसी तरह से ये अफेक्टेड नहीं हो पाया, तो ये जो वर्ब है मेरा हमारा क्या है माय डियर, नॉन फाइनाइट मेन वर्ब है। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट का जो हमारा 3 सेंटेंस है, ध्यान देंगे। यू हैव परफॉर्म्ड वेल, आपने अच्छा परफॉर्म किया है। सी हैज परफॉर्म्ड वेल, वो अच्छा परफॉर्म की है। और हर फ्रेंड्स हैव परफॉर्म्ड वेल, उसके दोस्त अच्छे परफॉर्म किए हैं, अच्छा प्रदर्शन किए हैं। ध्यान रहे, यू के लिए हमारा हैव लगा, सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज लगी हुई है। हर फ्रेंड्स थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो हैव लगा हुआ है। तो हैज और हैव हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, लेकिन क्या जो परफॉर्म जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या इसमें कोई अफेक्ट आया? कोई अफेक्ट नहीं आया, तो ये नॉन फाइनाइट हो गया। और जो अफेक्टेड हमारे जो वर्ब्स है माय डियर वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट में हम चर्चा करते हैं, ध्यान दें। नेक्स्ट हमारा जो 4 सेंटेंस है लास्ट का, लास्ट 4 जो सेंटेंस है, ही लाइक्स टू रन, वह रन करना पसंद करती है। यू लाइक टू रन, आप दौड़ना पसंद करते हो। वी लाइक टू रन, हम लोग दौड़ना पसंद करते हैं। लास्ट में है आभा लाइक्स टू रन, आभा दौड़ना पसंद करती है। माय डियर, यहां हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट सेंटेंस का चेंज हो रहा है, वर्ब भी चेंज हो रहा है, परंतु यहां हम लोग जो देख रहे हैं टू रन टू रन टू रन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारे वर्ब हो गए नॉन फाइनाइट हो गए, और यहाँ के जो हमारे वर्ब हो गए फाइनाइट वर्ब हो गए। तो मैं समझता हूं कि आप लोग हेल्पिंग वर्ब की जो उनकी जो परिपाटी है, जो अलग अलग जो उनका जो क्लासिफिकेशन है उससे आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेन वर्ब का हम जो अलग अलग जो सेपरेट किए मेन वर्ब को, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जो नेचर के आधार पर उनका विभाजन हुआ उससे आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे। लास्ट जो हमारा फंक्शन के आधार पे जो हमारा वर्ब का जो विभाजन होता है उससे आप लोग अब नो हाउ हो चुके होंगे, ज्ञात हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग अब चर्चा करते हैं, चूंकि पहले हम लोग को जानकारी हो चुकी है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या तो फिक्स्ड है परंतु मेन वर्ब की संख्या फिक्स्ड नहीं है। तो एक दृष्टि में, एक नजर में, नजर गिरते ही किसी भी शब्दों को हम कैसे जान जाएं कि ये हमारा जो शब्द है वो क्या है, तो वर्ब है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही स्पष्ट है, मेन वर्ब को देखते ही कैसे पहचाने, तो उसके लिए देखिए हम लोग आगे कंसेप्ट देखते हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है, कूल कंसेप्ट, शांति तरीके से, शांत ढंग से इसको सोचने की जरूरत है। यहां पे हिंदी का कुछ शब्द डाला है माय डियर, जो डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों के सामने। मतलब हिंदी का कोई भी शब्द लिखा है
उसके बाद यदि ना शब्द जुड़ा हुआ है, एक जनरल सी बात है, सब लोग इससे वाकिफ है, सब लोग जानते हैं, हिंदी का कोई शब्द है उसमें यदि लास्ट में ना जुड़ा हुआ है, जैसे खाना, जाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, मुस्कुराना, रोना, खेलना, बैठना, खड़ा होना, सब शब्द है और पूरे शब्दों के लास्ट में ना लेटर जुड़ा हुआ है, ना अक्षर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हिंदी के शब्दों को हम मुख्य क्रिया समझेंगे। क्या समझेंगे? मुख्य क्रिया। और उसका जो हमारा इंग्लिश स्पेल होगा वो मेन वर्ब इंग्लिश में कहा जाएगा। अब है कि हम डायरेक्ट बिना मीनिंग जाने हुए, बिना अर्थ जाने हुए किसी शब्द का डायरेक्ट हम शब्द को देखकर कैसे पहचाने। तो आइए इसी कूल कंसेप्ट में हम इंग्लिश में उसका पहचान सीखते हैं माय डियर। ध्यान देंगे, लिखा है द वर्ड्स मींस वैसे शब्द लास्टेड विथ, जो लास्ट कर रहे हैं, ATE मतलब जिनके अंत में ATE लगा हुआ हो, ISE, IZE, IDE, UDE, IFY, ECT, UCT एटसेट्रा सफिक्स। मतलब ये जितने भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे वर्ड का जो हमारा एक पार्ट है, ये सब क्या है? तो सफिक्स हैं। सफिक्स मतलब वो शब्द के लास्ट में ऐड रहेंगे, शब्द के लास्ट में अप्लाइड होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। तो आइए बारी बारी से हर एक सफिक्स जो हमारा दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हम लोगों का दिया हुआ है ATE, फर्स्ट हमारा सफिक्स है ATE। ATE के लिए बहुत सारा वर्ड हम लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, हेट, एक्टिवेट, इनेट, कम्युलेट, कमेमोरेट, डिविसिएट, डिलेट, वाइब्रेट, कम्युनिकेट, इलेक्ट, इलेक्ट, डिलेट, डिलीट, तो लेट, बहुत सारा वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ डिलीट हो रहे हैं और बहुत सारे वर्ड्स हम लोग डिक्शनरी से सर्च कर सकते हैं। हजारों हजार हम लोगों का ऐसा शब्द मिलेगा जिसके लास्ट में ATE सफिक्स जुड़े हुए होंगे। जैसे ही दृष्टि हमारा शब्द के लास्ट में ATE पे जा रहा है, हम लोगों का माइंड सेट हो जाएगा कि हमारा जो वर्ड है मेन वर्ब है। नेक्स्ट है माय डियर ISE। ध्यान रहे, जैसे ही किसी भी शब्दों के लास्ट में ISE देख रहे हैं, जिसमें वैसे शब्द जिसमें ISE सफिक्स जुड़ा हुआ हो, हम उसे मेन वर्ब पहचानेंगे। जैसे एक्सरसाइज, एडवाइज, रियलाइज, डिवाइज, प्रोवाइज, राइज, अराइज, कंसाइज, क्लियराइज, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा IZE। IZE से भी रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, लीगलाइज, फाइनलाइज, पोलराइज, पोलरलाइज, अपोलोजाइज, यूलोगाइज, यूटिलाइज, एडवाइज, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। मैं तो यहाँ कुछ वर्ड्स आप लोगों को दिखाने समझाने की कोशिश किया हूं। आप ऐसे हजारों शब्द को सर्च कर सकते हैं और उस पर अपना कमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है माय डियर UDE सफिक्स से जुड़ा हुआ वर्ड, सच है इंक्लूड, एक्सक्लूड, एल्यूड, कंक्लूड, डिल्यूड, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोग हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है IDE सफिक्स से इंड करता हुआ, फिनिश करता हुआ वर्ड्स। ध्यान रहे, IDE सफिक्स से जैसे ही वर्ड लास्ट करेगा माय डियर, माइंड मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों को कंफर्म कर देगा कि ये मेरा जो वर्ड है मेन वर्ब को डिस्प्ले कर रहा है, मेन वर्ब को डिनोट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है जो आप लोगों के समक्ष डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं, राइड, डिवाइड, हाइड, चाइल्ड, अबाइड, रिसाइड, प्रोवाइड, असाइड, गाइड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, 2, 4, 10 वर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप हजारों हजार वर्ड सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरे विश्वकोश में अंग्रेजी भाषा साहित्य का शब्द कहीं उलट कर देखेंगे, ID हमारा लास्ट कर रहा है माय डियर, वो हमें कंफर्म कर देगा, वो हमें एग्जैक्ट बता देगा, वो हमारे मन मस्तिष्क को ये दिखा देगा, एक दृष्टि में, एक नजर में ये हमें कंफर्म कर देगा कि वो हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा माय डियर IFY। ध्यान देखेंगे, IFY सफिक्स से लास्ट करता हुआ वर्ड, सिंप्लीफाई, आइडेंटिफाई, कंप्लीफाई, डिवर्सिफाई, पैसिफाई, रेक्टिफाई, इंटेंसिफाई, सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। सैंक्टिफाई मीन्स होता है किसी भी चीजों को बेहतर बनाना, पवित्र करना, पवित्र बनाना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। हिंदी का ये वर्ड पवित्र जो है बहुत ही रॉयल वर्ड है, प्रॉस्परस वर्ड है, पवित्र करना।
सैंक्टिफाई। इसी के लिए एक दूसरा वर्ड भी देख सकते हैं जो ठीक इसी सफिक्स से लास्ट करता है, प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मीन्स भी होता है पवित्र बनाना, पवित्र करना। आइए नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है ईसीटी सफिक्स। ईसीटी के लिए भी बहुत सारे वर्ड डिस्प्लेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट, प्रोटेक्ट, रिफ्लेक्ट, प्रोटेक्ट, कनेक्ट, इजेक्ट, इलेक्ट, बहुत सारे वर्ड हैं। और लास्ट जो हमारा सफिक्स जो मेन वर्ब को डिनोट कर रहा है वो है यूसीटी, डिडक्ट, कंडक्ट, एबडक्ट, इंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आप लोगों को वर्ब्स की बहुत सारी परिपाटियां, वर्ब्स के क्लासिफिकेशन, भिन्न भिन्न आधार पे, भिन्न भिन्न ग्राउंड्स पे वर्ब को कैसे पहचाने, वर्ब को देखते ही कैसे उस पे हम कमांड हासिल करें, इन तमाम चीजों के बारे में आप लोगों को आज आप लोग उससे वाकिफ हुए होंगे, आप लोग उससे आज ज्ञात हुए होंगे। और साथ ही जो मैं आप लोगों से वादा किया था कि एक दृष्टि डालते ही शब्दों पे कैसे वर्ब्स को पहचाने, तो ये आप लोगों को आज कंफर्म हुआ होगा। माय डियर, हम लोग पहले चर्चा कर चुके कि जब हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की जो परिपाटियां हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या तो फिक्स्ड है 24, तो वो तो एक से दो बार जैसे ही देखते हैं हमारा स्पष्ट हो जाता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड है 24। परंतु हम जो जहां नेटेड हो जाते हैं, जहां पे कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जहां पे हमें बिल्कुल एब्सर्ड टाइप का फील होता है, जहां पे मूल जो हमारा हिंड्रेंस आता है, कॉम्प्लेक्शन आता है, वो हमारा मेन वर्ब है। और मेन वर्ब हमारा ये जो कुल कंसेप्ट है उसे आप लोगों को बिल्कुल एक दृष्टि में स्पष्ट हो जाएगा। एक दृष्टि जैसे ही शब्दों पे डालेंगे तो वो आप नो हाउ कर पाएंगे। तो माय डियर, ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियो के लिए, क्लिप के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि आप लोगों को एक से बढ़कर एक वीडियो मिलता रहे और आप लोग बहुत कुछ सीखते रहें, समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।